हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस एकेडमी। आज हम जो इकोनॉमी का पोर्शन रहता था उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रूरलाइजेशन इन इंडिया। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बेसिकली कुछ क्लेम्स आ रहे हैं कि बेसिकली जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज़ अ शिफ्ट टुवर्ड रूरलाइजेशन इन इंडिया। कि भाई जो अर्बन सेटलमेंट हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो पर्सन है वो वापस रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं, ये न्यूज़ है। तो बेसिकली रूरलाइजेशन क्या होता है? रूरलाइजेशन का मतलब है जब जो वर्कर है एक अर्बन सेटलमेंट से रूरल सेटलमेंट में जाए, दैट इज़ रिवर्स अर्बनाइजेशन या फिर रूरलाइजेशन, उसको बोलते हैं हम रूरलाइजेशन। ठीक है। तो बेसिकली इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है रूरलाइजेशन का? कि भाई रूरलाइजेशन हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट है? तो क्या शो करता है ये कि भाई देयर इज़ स्लोअर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो स्लो है। अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो नहीं होगा, देखो अगर जो अर्बन एरिया में है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, तो बेसिकली क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में से उस अर्बन सेटलमेंट में जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। लेकिन अगर रूरल पीपल अर्बन एरिया को छोड़कर रूरल एरिया में जा रहा, इसका मतलब क्या है, जॉब लॉसेज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, ये सब है। ठीक है। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या है, बेसिकली देर इज़ इंक्रीजिंग इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा लेबर्स हैं वो रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ जो सरप्लस होगा तो बेसिकली उनको कम वेजेस मिलेंगे। अनदर इम्पैक्ट क्या है, डिफ़िकल्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर टू फाइंड जॉब्स। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली अगर हम देखें, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि अगर ग्रोथ कैसे होगा, जब अर्बन सेटलमेंट जो मोर जॉब्स प्रोवाइड करेगी तभी तो ग्रोथ होगा। अगर इसके रिवर्स सिचुएशन चल रही है तो मीन्स जो ग्रोथ है ओवरऑल वो रिड्यूस हो रहा है। तो इंडिकेशन क्या है रूरलाइजेशन के? जो फर्स्ट इंडिकेशन है दैट इज़ लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी हो। जैसे जो फाइनेंशियल ईयर 19 में कितनी थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 10.8%, जो कि 2020 में डिक्रीज़ हो गई 8.4% हो गई। ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर क्या है, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा इंडिकेटर क्या है, देर इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। कि बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी समय तक चल ही रही है। तीसरा क्या है, वर्क फोर्स शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। अब कोई वर्कर अगर मान लो कि अर्बन सेटलमेंट से रूरल सेटलमेंट में जाएगा तो वहाँ कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह तो है नहीं, तो काम क्या करेगा, वापस जो एक्टिविटी छोड़ के आया था यानी एग्रीकल्चर, उसी में वापस एंगेज होगा। तो बेसिकली जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर की टुवर्ड शिफ्ट होगी। तो इसको कैसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं हम? बेसिकली जो 18-19 में जो इट हैज़ रीजन फ्रॉम 42.5% टू 45.4% इन 21-22। ठीक है। और बेसिकली जो रियल एग्रीकल्चर जीवीए है वो 3.8% है, विच इज़ हायर देन 3.2% रियल जीडीपी ग्रोथ। इसकी वजह से भी देर इज़ ए शिफ्ट टुवर्ड एग्रीकल्चर। जीवी होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। कि बेसिकली हमने कोई प्रोडक्ट है उसमें कितनी वैल्यू एडेड की है, दैट इज़ ग्रोस वैल्यू एडेड। दैट इज़ डिमांड फॉर सीरियल्स राइजिंग अगेन। अगर बेसिकली जो डिमांड है सीरियल्स की राइज होगी तो देखो सीरियल्स उगाते कहाँ हैं, सीरियल्स उगाते हैं रूरल एरियाज़ में। तो डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बेसिकली पीपल वापस अर्बन सेटलमेंट से रूरल सेटलमेंट में जाएंगे। ठीक है। तो ये भी इंडिकेशन है कि देयर इज़ ए इंक्रीजिंग रूरलाइजेशन। अनदर इज़ फॉल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है
वो 10 ईयर में कितना एवरेज है, 2.1% कंपेयर टू 7.7% ड्यूरिंग द 2000 टू 2012। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कितना डिक्रीज़ हुआ है हमारा। तो बेसिकली हाँ, एक चीज़ क्या होती है, एक होती है वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ क्या है, जैसे हमारे पास इनकम है, अगर इनकम अच्छी है तो इससे क्या करेंगे हम, उससे जो सेविंग भी अच्छी होंगी। अगर अच्छा सेव कर रहे हैं तो मतलब जो सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, है ना, ये इनकम थी। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा तो उसको वापस इनकम में वापस उसको अपने उससे एसेट वगैरह खरीदने में लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या चल रहा है ये, कि अगर ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा इनकम वापस इस साइकिल को इन्फोर्स कर रही है। ठीक है, अगर इनकम कम है तो उससे सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो बेसिकली बोरो करना पड़ेगा, बोरोविंग्स इंक्रीज होंगी। तो दैट विल बी जो वर्चुअस साइकिल के अपोजिट वाला। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस रिगार्ड में। एक तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि बेसिकली जो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको उतने ज़्यादा इंसेंटिव देंगे। अनदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि, दैट इज स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरियाज़ में उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी जैसे छोटी मोटी रेहड़ी बिजनेस वगैरह कर सकें, छोटे मोटे। इसमें 50,000 रुपये देते हैं। एक है PM गति शक्ति। बेसिकली PM गति शक्ति से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं। अनदर इम्पोर्टेंट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। बेसिकली इसका एम क्या है, एक तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना, दूसरा जो वल्नरेबिलिटी है अर्बन पुअर की वो कम करना। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम बाय द गवर्नमेंट इज क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेसिकली जो इसमें क्या कर रहे हैं, जो MSMEs हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 1 करोड़। ठीक है, और अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें भी क्या कर रहे हैं, MSE को फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है हमारा यहाँ पे, कि डिस्पाइट दीज ट्रेंड्स, कि डिस्पाइट अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन उस डिस्पाइट दैट जो इंडिया है दैट रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। जो इंडिया का GDP है ग्रो बाय 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या बोल रहा है कि जो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ है हैज़ प्रिंसिपली लेड बाय प्राइवेट कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। उसकी वजह से कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, प्राइवेट कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन बाय द पीपल, वो ज़्यादा है। और कैपिटल फॉर्मेशन भी बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो भी कैपिटल फॉर्मेशन पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट हैज़ हेल्प्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है हम जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, इन सब में इन्वेस्ट करें। अगर इन सब में इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, मोर एवर जो गवर्नमेंट है डिफरेंट स्टेप्स ले रही है टू इंक्रीज द ग्रोथ, टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स ले रही है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फूड स्टोरेज इन इंडिया।
तो बेसिकली क्या है, यूनियन जो कैबिनेट है उसने क्या अप्रूव कर दिया है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कि क्या करेगी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, उसमें हेल्प करेगी, उसकी देख रेख, उसको फैसिलिटेट करेगी। बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाने की ट्राई कर रहे हैं थ्रू कोऑपरेटिव, उसके रिगार्डिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है जो कि इस चीज़ को देखेगी, फैसिलिटेट करेगी कि भाई क्या क्या नीड है, मतलब सारी चीज़ें इनकी हेल्प करेगी। ठीक है। तो बेसिकली हमें ग्रेन, ये लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाने की क्या ज़रूरत है। एक तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो फूड सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन होगी, जो वेस्टेज वगैरह होती हैं, जो जो बेसिकली जो AFCI फार्मर से MSP पे प्रोक्योर करती है, वो ज़्यादातर तो क्या होता है मंडियों के बाहर ही ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली जो वेस्टेज है वो कम होगी। और दूसरा जो इट विल एम्पावर फार्मर्स, कि भाई वो कैसे एम्पावर करेगी कि भाई बाय क्रिएटिंग गोडाउन्स एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्राइमरी एग्रीकल्चर लेवल, कि बेसिकली इसके थ्रू क्या करेंगे, फूड स्टोरेज इन इंडिया की, बेसिकली जो गोडाउन्स वगैरह होंगे, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर को चाहिए ना लास्ट माइल के लिए, वो मिल जाएगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी अंडर दिस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसका चेयरमैन होगा मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है। तो अब ये देख लें, तो बेसिकली पैक्स क्या है। पैक्स एक विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जो कि लास्ट लिंक एक्ट करती है एक 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में। बेसिकली जैसे 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि डिफरेंट उस पर क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, बेसिकली जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं ये सोसाइटीज़। ठीक है। तो बेसिकली स्कीम्स क्या आइडेंटिफाई की हैं गवर्नमेंट ने, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसकी स्कीम क्या क्या हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या करेगी कि बेसिकली जो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की कोशिश करेगी ताकि भाई जो भी ये बोटलनेक्स हैं हमारी एग्रीकल्चर में वो कम हों। दूसरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये भी सेम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मार्केटिंग करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो क्या करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। ये ऊपर वाली भी अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। एक तो बेसिकली इनकी है लोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003। इसके अकॉर्डिंग भी नियरली बेसिकली जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमें नियर अबाउट 70% पॉपुलेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। और दूसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट करती है एट MSP। ठीक है। तो बेसिकली जो फूड ग्रेन है वो मैनेज कैसे होते हैं इंडिया में। एक तो जो इंडिया में है टोटल प्रोडक्शन है दैट इज़ 3100 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं हम। ठीक है। अब इनकी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज़्म क्या है, जो सेंटर में क्या करता है, जो FCI है वो प्रोक्योर करती है, और बाकी डायरेक्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि बाद में जो भी उन्होंने प्रोक्योर किया है वो FCI को हैंड ओवर कर देती हैं। ठीक है। दूसरा है, अब प्रोक्योर हो गया चीज़, पहले प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन के बाद वो प्रोक्योर कर ली गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू वेरियस की। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, जो FCI है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोक्योरमेंट की, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और बेसिकली जो भी फूड ग्रेन्स हैं उनकी एलोकेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट फिर बेनिफिशरीज़ को फाइंड आउट करती हैं, फिर जो फेयर राशन शॉप्स हैं उनमें जो बेसिकली काफ़ी सस्ते प्राइसेस में इनको जो गरीब पुअर फैमिलीज़ हैं या फिर जो नीडी फैमिली उनको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो भाई वी नीड
एन इफेक्टिव फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। सो फर्स्ट मेन रीज़न है ताकि जो बेसिकली बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम डेवलप कर सकें। अनदर मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ बेसिकली जो लोकल स्टोरेज सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा लैक है। इसकी वजह से जो 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड में ही रहता है। जैसे एक फार्मर है, उसने अपनी गेहूँ काट लिए तो क्या करता है वो जनरली, या तो अगर एमएसपी सही है तो एमएस मार्केट में बेच देगा, नहीं तो क्या करेगा वो, अगर एमएस जो भी ये एफसीआई है उसके आसपास नहीं है तो वो क्या करता है जनरली स्टोर कर लेता है। तो क्या बोल रहे हैं कि लोकल स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं, तो जनरली जो हाउस होल्ड है उसके अंदर 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन स्टोर्ड होता है। अनदर क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज मैनेजमेंट है। जो स्टॉक्स हैं वो स्टोरेज में रहते हैं मोर देन इट्स शेल्फ लाइफ की। जैसे बेसिकली जैसे गेहूँ, हमने गेहूँ काटे, गेहूँ की वो घी तो गेहूँ को हमने स्टोर करना है, मिनिमम हम उसमें 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एफसीआई में क्या है, वो वहीं सड़ जाते हैं, बिल्कुल गल जाते हैं गेहूँ। लेकिन जो क्योंकि इम्प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, जो भी स्टोरेज है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, फिर ये शेल्फ लाइफ से ऊपर करेंगे तो दे विल बी प्रोन टू रोडेंट्स, मॉइस्चर, बर्ड्स, पेस्ट एट्सेट्रा। अनदर मेन क्या है, अनसाइंटिफिक स्टोरेज है। जो 80% हैंडलिंग है और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो मैकेनाइज्ड नहीं है। वो बेसिकली जो ट्रेडिशनल जैसे मैनुअल लेबर है ना वैसे करते हैं कि भाई जैसे यूँ अपनी कमर पे जो भी सामान की बोरी उठा के उसको कहीं डालेंगे, जैसे उसमें रखना है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि बेसिकली यूज़ ऑफ जो मशीन्स है ना उनका यूज़ नहीं करते हम इनको हैंडल करने के लिए। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, देयर इज़ अ गैप इन द नंबर ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो कंट्री की करंट गोडाउन फैसिलिटी है वो 47% ऑफ द प्रोड्यूस स्टोर कर सकती है। तो बेसिकली जो रिमेनिंग 53 है वो उसका क्या, तो उसके लिए हमें ये सब हम पढ़ रहे हैं कि ताकि जो रिमेनिंग 53 है उसको भी हम एक अच्छे तरीके से स्टोर कर पाएँ, जिससे कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड की वेस्टेज है वो सब कम हो सके। और इश्यूज़ भी हैं कोल्ड स्टोरेज के साथ। बेसिकली जो कोल्ड स्टोरेज है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग लॉस एट फार्म गेट, कि भाई जो फार्म गेट पे लॉस नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, बेसिकली जो वेल परफॉर्मिंग स्टेट हैं जैसे उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर देनी चाहिए। अनदर ड्राइंग, एरिएशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। बेसिकली इससे क्या होगा कि भाई जो फूड ग्रेन है उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बेसिकली जो मॉइस्चर वगैरह है, फंगस वगैरह वो नहीं लगेंगे इन पे। अनदर मीन इज स्ट्रेंथनिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे बैम्बू स्ट्रक्चर एंड मड एंड अर्थन स्ट्रक्चर। अनदर इज क्या है, रिमूविंग कैप स्टोरेजेस, ताकि जो फूड ग्रेन्स है 3 महीने से ज़्यादा ना रहे कैप में। अनदर इज प्राइवेट, हमने देखा था कि भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज़्यादा कम है, तो वी शुड प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट है क्या प्रोवाइड कर सकती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, ताकि वो भाई वो जो स्टोरेज, वेयर हाउस, कोल्ड चेन स्टोरेज इनमें इन्वेस्ट करें। और जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे IoT, ब्लॉकचेन, AI, जो कि फूड ग्रेन मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड। तो अनदर इज इम्पोर्टेंट इज साइटिस। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, उसने अप्रूव कर दिया है सेकेंड फेज ऑफ साइट्स प्रोजेक्ट। जो साइटिस प्रोजेक्ट क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो बेसिकली ये स्मार्ट सिटी मिशन का प्रोजेक्ट है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। और स्मार्ट सिटी मिशन क्या है,
अर्बन रिन्यूअल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है कि वही स्मार्ट सिटी डेवलप करना और उसको सिटीजन फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाना। ठीक है। एजेंसी कौन सी इन्वॉल्व है? एक तो महुआ है, बाकी ये कई सारी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं, जैसे AFD जर्मन की, तो ये KfW जर्मन यूरोपियन यूनियन की, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। और बेसिकली जो प्रोग्राम है उसको कोऑर्डिनेट और मैनेज कौन कर रहा है? एट NIUA इन न्यू दिल्ली। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे तो ये टॉपिक ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। एम ऑफ द प्रोग्राम क्या है? एम क्या है प्रोग्राम का? टू असिस्ट सेलेक्टेड सिटीज़, ताकि वो क्या कर सकें, एक बेसिकली इनोवेटिव और सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, कि भाई जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो सस्टेनेबल भी होने चाहिए और इनोवेटिव भी होने चाहिए। ठीक है। जो सिलेक्टेड सिटी हैं उनको क्या प्रोवाइड करेंगे हम? फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि जो प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। फेज ऑफ 2 सिटीज़, इसमें ये इतना कुछ खास नहीं है। नंबर ऑफ सिटीज़, ये बेसिकली 18 सिटी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। तो अब आगे हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है सरप्लस ट्रांसफ़र बाय RBI। तो जो RBI है उसने 87,1416 करोड़ एज ए सरप्लस ट्रांसफ़र किया है टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये बेसिकली क्या है? 188% जंप है फ्रॉम 2021 सरप्लस ट्रांसफ़र। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा सरप्लस क्यों ट्रांसफ़र कर रही है? मेन रीज़न है बेसिकली जो फॉरेक्स बेच के जो अर्निंग हुई है ना, उसमें काफ़ी हायर अर्निंग हुई है और बेसिकली काफ़ी बेटर रिटर्न्स मिले हैं जो भी हमने US ट्रेजरी में इन्वेस्ट किए थे। तो अब यूँ कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई हम US ट्रेजरी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो US ट्रेजरी है ना वो सबसे सिक्योरेस्ट है और बेसिकली सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हम जनरली सारी की सारी कंट्री ट्राई करती हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो इसकी रेटिंग भी ये AAA है कि ये डिफ़ॉल्ट भी नहीं होती। तो अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न है रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स एसेट। बेसिकली जो फॉरेक्स एसेट थे उसकी रीवैल्यूएशन हुई। और अनदर इज़ एडजस्टमेंट इन रिजर्व्स। ठीक है। जो RBI है उसको क्या क्या करना होता है? उसको टैक्स पे नहीं करना होता, इनकम टैक्स, लेकिन वो क्या कर देता है, जो भी उसका एक्स्ट्रा सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934। ये इंपॉर्टेंट सी है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है कि भाई RBI पे इनकम टैक्स, RBI इज़ रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, बिल्कुल आ सकती है और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो RBI है इज़ यूज टू कीप अर्लियर, पहले क्या करता था RBI, एक जो मेजर चंक है ना जो सरप्लस का अपने पास रखता था कंटीजेंसी फंड में या फिर एसेट डेवलप फंड में, ताकि इससे बेसिकली क्या, फिर डिफरेंट कमेटी बनी, उन्होंने बोला कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप एक फ़िक्स अमाउंट रखो और बाकी जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो। जैसे बिमल जालन कमेटी बनी थी, मालेगाम कमेटी बनी थी, इन्होंने ये बोला था। तो बेसिकली बेनिफिट क्या है सरप्लस ट्रांसफ़र करने के? सबसे मेन बेनिफिट है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसके जो कुछ फिजिकल टारगेट्स होते हैं उसको फॉलो करने में हेल्प होगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो लो रख सकेंगे। तीसरा है जो भी उनके रेवेन्यू में कमी होती है उसको उस सरप्लस के थ्रू पूरा कर सकेंगे और बेसिकली टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर सकेंगे। कंसर्न क्या है? बेसिकली जो ये एडिक्वेट, बेसिकली जो ये पहले क्या करता था RBI, जो भी ये पैसा अपना एडिक्वेट पैसा है उसको जो भी फाइनेंशियल शॉक, जो भी अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करने में ना उस कंटीजेंसी फंड को यूज़ करता था। तो बेसिकली अब ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। ये ग्राफ है जनरली ना, जैसे यूँ स्टेटमेंट आती है कि भाई जो
आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफ़र किया है टू द गवर्नमेंट दैट हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग। तो जो ये कंसिस्टेंटली वर्ड वाली स्टेटमेंट होती है ना, जनरली गलत होती हैं, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली स्टेटमेंट गलत कंसिडर करते हैं यूपीएससी के ट्रेंड से। तो अनदर क्या है, जो बेसिकली आरबीआई ने जो 2000 का नोट है वो विड्रॉन कर लिया है फ्रॉम सर्कुलेशन। तो रीज़न क्या बताए उन्होंने, रीज़न बताया है, हाँ, कि भाई जो रीज़न बताया कि जो अदर डिनोमिनेशन के नोट है ना वो एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, इसकी वजह से जो वो 2000 के नोट्स को प्रिंटिंग स्टॉप कर दी थी उन्होंने 18-19 में, ठीक है। और बेसिकली ये लीगल टेंडर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका कि बेसिकली लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि बेसिकली जिसको कंपलसरी बेसिकली एक्सेप्ट करना कंपल्शन हो। तो अनदर मेन थिंग क्या है, दैट इज़ रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो बेसिकली ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, आरबीआई ने। तो एक सेकंड होल्ड करिए। तो बेसिकली क्या था, हाँ, जो आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है करेंसी एंड फाइनेंस। तो बेसिकली वैसे तो ये जनरली इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, जनरली प्रीलिम्स में ऐसी स्टेटमेंट आ जाती हैं कि भाई दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय हम। करेंसी एंड फाइनेंस है तो अगर इंडियन सेंस में तो आरबीआई रिलीज़ करेगा, ठीक है। फिर भी इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। बेसिकली क्या बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वी कुड लूज 3 to 10% ऑफ जीडीपी एनुअली बाय 2100, कि बेसिकली 2100 तक हम इतनी परसेंट जीडीपी एनुअली लूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये प्रोजेक्टेड है कि भाई 34 मिलियन से 80 मिलियन तक जो जॉब लॉसेस होंगे। अनदर क्या है, 4.5% ऑफ जीडीपी कुड बी एट रिस्क बिकॉज लॉस्ट लेबर आवर लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये इतना कुछ खास नहीं है। तो हाँ, ये देख लेते हैं कि भाई पॉलिसी ऑप्शन क्या है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली हम कार्बन प्राइसिंग लगा सकते हैं कि भाई कि अगर इतने टन कार्बन एमिट करनी है तो उस पर एक टैक्स देना पड़ेगा, कार्बन टैक्सेस, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वगैरह ये सब, या फिर जो क्लीन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, देयर इज़ ए इंक्रीजिंग इन गोल्ड होल्डिंग्स। तो जनरली क्या होता है, गोल्ड होल्डिंग्स कब इंक्रीज़ होती हैं, जब कोई ऐसी वोलेटाइल सिचुएशन हो या फिर फाइनेंशियल मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो जनरली क्या करती है गवर्नमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो गोल्ड रहता है ना दैट इज सेफेस्ट होता है, वो सेफेस्ट एसेट। इसलिए जब भी कोई इकोनॉमी में दिक्कत होती है तो जनरली गवर्नमेंट या फिर पर्सन्स गोल्ड की तरफ भागते हैं, ठीक है। ये गोल्ड का फंड है। तो जो इंडिया है अमंग 10 लार्जेस्ट ऑफिशियल बायर है गोल्ड का फ्रॉम 99 to 2021। बेसिकली जो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। रीज़न क्या है इस गोल्ड होल्डिंग के इंक्रीज़ होने के, एक तो टू बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो गोल्ड है बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं हम, रिस्क मैनेज के लिए फ्रॉम करेंसी होल्डिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्मोइल, जो मैंने पहले बताया था कि भाई क्या बेसिक फंडा है गोल्ड का। दूसरा, ये बेसिकली गोल्ड क्या करता है, ये हेज करता है अगेंस्ट फियाट करेंसीज, जो इरोडिंग वैल्यू ऑफ करेंसीज हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अगर बाई चांस जैसे सपोज करो कोई रुपये की वैल्यू 10 पर जैसे एक नोट है उसकी एक एसेट की वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है। और इन्फ्लेशन कितना है, मैंने ये
गवर्नमेंट बैंक में जमा करवा दिए 10 रुपये, ठीक है। अभी इस पे इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन भी 10 रुपये 10 का है, तो बेसिकली रिटर्न क्या मिलेगा, रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा जो कि मैं असली इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे, ठीक है। तो अनदर थिंग इज़ डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो। बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, जो इट प्रोटेक्ट सेंट्रल बैंक फ्रॉम वोलेटिलिटी, बिकॉज जो गोल्ड प्राइस है उसका इन्वर्स कोरिलेशन होता है विद यूएस डॉलर। अनदर इम्पोर्टेंट इज, अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बेसिकली क्या करेंगे लोग, गोल्ड में से पैसा निकालेंगे, तो जो लो रिटर्न्स होंगे गोल्ड पे तो दैट विल मेक इट एन अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये देख लीजिए कि वही कंपोजिशन क्या है आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व की। इसमें कुछ फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, कुछ गोल्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, और रिवर्स पोजीशन होती है आईएमएफ की, रिजर्व पोजीशंस। तो भी ये क्या है, जो इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व इतना हो चुका है 800 टन, और जो आरबीआई है दैट हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इट्स गोल्ड होल्डिंग फ्रॉम पास्ट 5 फिजिकल ईयर्स, ठीक है। हाँ, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट इज एंजल टैक्स। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इन एंजल टैक्सेशन। तो एंजल टैक्स क्या होता है, टैक्स लेविड ऑन कैपिटल रेज बाय अनलिस्टेड कंपनी। स्पेशली जो ये नए नए स्टार्टअप होते हैं, तो बेसिकली कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो यूँ डायरेक्टली उनमें पैसा काफ़ी सारा पूल कर देते हैं, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड आनंद महिंद्रा जी, वो भी एक एंजल इन्वेस्टर हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने यही लगाया था कि भाई जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादा ही फ्रॉड वगैरह वाले काम ना करें, उसकी वजह से उन्होंने एक एंजल टैक्स लगाया था कि भाई अगर कोई एंजल इन्वेस्टर भी आ रहा है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट इज जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर स्कीम। तो बेसिकली जो मिटी है उसने ये नोटिफाई की है। बेसिकली क्या करेगी ये, इट विल एनहेंस जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ना, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको एनहेंस करेगी। जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वो 1.2% था 2014 में, और जो कि इंक्रीज़ हो गया 3.75। और की फीचर्स क्या हैं स्कीम के, बेसिकली ये फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में और लार्ज एफडीआई लाने में हेल्प करेगी इस सेक्टर में, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट इज विवाद से विश्वास स्कीम। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने लॉन्च की है ये स्कीम, विवाद से विश्वास। बेसिकली जनरली ना कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है ये वैसे देखो तो बेसिकली किस लिए है ये बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड करेगी टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस फॉर कोविड-19 पीरियड। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी। ये क्या करेगी कि जो भी कोविड-19 के टाइम पे जो एमएसएमई ने जितना भी नुकसान झेला है उसको रिफ़ंड करेगी। उसकी जो भी बिड सिक्योरिटी हैं, लिक्विडेटेड डैमेज हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ में जो भी नुकसान हुआ है उसको वापस उसका रिफ़ंड कराएगी, ठीक है। अनदर इज असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम। ये भी कुछ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है नहीं, बस ये ठीक है कि भाई विज़न में दे रखी है तो पढ़ा रहे हैं, बाकी इसका कुछ इतना ज़्यादा मतलब ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, टू स्ट्रेंथन जो मेडिकल डिवाइस क्लस्टर है इसलिए। और ये क्या करेंगे कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई मोर टेस्टिंग लेबोरेटरी जो मेडिकल डिवाइसेस है उनको इस्टेब्लिश करें। जो इंडियन इंडस्ट्री है करंटली 4th लार्जेस्ट है एशिया में। और स्कीम किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर, ठीक है।
अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज़ ई अपील स्कीम। बेसिकली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसने ये स्कीम लाई है। क्यों लेके आए ये स्कीम? ताकि जो पेंडेंसी है अपील्स की वो कम हो सके एट द लेवल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम क्या है? इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, ISTS चार्जेस। जो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने क्या कर दिए हैं, जो इंटरस्टेट, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जो भी चार्जेस लगते हैं ऑन ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट्स, वो 25 साल के लिए अब जो भी चार्जेस लगते हैं वो ख़त्म कर दिए हैं चार्जेस। इससे क्या होगा कि बेसिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो अमोनिया प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? फैसिलिटेट, इट विल फैसिलिटेट वाइडर एग्जीक्यूशन, कि भाई जो एग्जीक्यूशन हो ऑफशोर विंड एनर्जी का और एक्सपेंशन होगा इससे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स का। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन देख लीजिए, इट इज़ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। तो बेसिकली अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। बेसिकली जो ट्राई है उसने कुछ रिकमेंडेशन रिलीज़ करी हैं रिगार्डिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे जो इंडिया है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है विद 117 करोड़ सब्सक्राइबर एंड 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स। ठीक है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बेसिकली ये क्या प्रमोट करेगी? वोकल फॉर लोकल विजन। और बेसिकली जो एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए। इसमें क्या होगा कि भाई जो रेलवे स्टेशन उस पर एक आउटलेट बनाएंगे जो कि डिफरेंट उसको अलॉट होगा, जो कि अपने क्या करेंगे वहाँ पे जो इंडिजीनियस या फिर लोकल प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है। जो ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स स्टॉल्स हैं ये कौन डिज़ाइन करेगा? नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफॉर्मिटी। और ये बेसिकली एक प्लेस का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा इसके। ठीक है। तो सी पेस है, अनदर इज सी पेस किसके द्वारा है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज एस्टेब्लिश्ड। ये क्या करेगा? बेसिकली जो हैसल फ्री फाइलिंग, टाइमली एंड प्रोसेस बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज। बेसिकली ये क्या है? अगर कोई जैसे कोई कंपनी है वो किसी पर्टिकुलर मार्केट को छोड़ के जाना चाह रही है तो उसमें क्या करता था? पहले क्या लगता था? काफ़ी सारा टाइम लगता था। तो ये बेसिकली अब उस टाइम पीरियड को शॉर्ट कर रहे हैं ताकि वो बिना किसी झिक के या फिर बिना एक प्रोसेस बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ जा सके। ठीक है। अनदर इज हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उसने एक हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन रिलीज़ करी है। इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं कि जो पोर्ट्स हैं दैट मस्ट मीट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड वाया रिन्यूएबल बाय 2030 एंड 90% बाय 2047। ठीक है। कि भाई जो पोर्ट्स हैं उसमें जो 60% इलेक्ट्रिसिटी है वो 2030 तक रिन्यूएबल होनी चाहिए और 90% 2047 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट में चाहिए 2030 तक वो जो 60% है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होनी चाहिए और यही इंक्रीज़ हो जाएगी फ्यूचर में 90% तक। और जो पोर्ट हैं दे मस्ट हैव ए लिक्विड नाइट्रोजन गैस बंकरिंग स्टेशन बाय 2030। और बेसिकली जो पोर्ट्स हैं इनके आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। और बेसिकली जो ये है कि भाई प्रोविजंस हैं फॉर अडॉप्टिंग ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड। ये भी एक इम्पोर्टेंट है JNPT। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और बेसिकली दे देंगे कि भाई IMF, वर्ल्ड बैंक, एक दो और WTO। ठीक है। ट्रिम्स कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे और पूछेंगे कि भाई ये किसके द्वारा रिपोर्ट है।
और जो JNPT है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो जस्ट 22 आवर्स है। और इससे क्या हो रहा है, इंडिया जो टॉप परफॉर्मर्स में आ रहा है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सामान लेके आया, अब उस सामान को उतार के वापस जाना, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू बिकम 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट एंड इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन PPP मॉडल। लैंडलॉर्ड पोर्ट का मतलब जैसे लैंडलॉर्ड क्या करता है, किराए पे ज़मीन दे देता है, किराए पर रहो, डेवलप करो, और फिर जब उसको डेवलप करके वापस दे दो। ठीक है। नीमैक्स WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो NSC है, उसने क्या किया है, एक रुपी डिनोमिनेटेड NYMX WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली लीगल एग्रीमेंट होता है कि भाई कुछ जो भी चीज़ फ्यूचर में बाई या सेल करनी है फिक्स्ड प्राइस पे, फिक्स्ड डेट पे। ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, जैसे वेस्टर्स। जनरली क्वेश्चन कहता है, कोई क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई जो द टर्म सीन इन न्यूज़ रेफर्स टू, जैसे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये टर्म रिसेंटली न्यूज़ में थी और इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली क्या है, एक लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल इन USA, और बेसिकली क्या सर्व करता है, इज वन ऑफ द मेन ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क। और 2 अदर बेंचमार्क का ब्रंट क्रूड और दुबई और ओमान का। ठीक है। और लास्ट इम्पोर्टेंट तो क्या है, एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट रिलीज़ की थी। किसने रिलीज़ की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। बस इतना ही हमें पढ़ना है और हमारा इकोनॉमिक का पोर्शन ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।